हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोग सेक्शन 10 कर रहे थे, जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और मेरे ख्याल से सेक्शन 10 सब लोगों ने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा और सबको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर का टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बेसिकली ये बताया गया है। तो देखो सबसे पहले इसको पहले समझते हैं, इसको बाद में थ्योरी पे आएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट। लेकिन आप जब सीएमए इंटर में आओगे ना, तो सीएमए इंटर में इसकी आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि सीएमए इंटर में जब आपको सब्जेक्टिव पेपर होगा ना लिखने वाला, तो वहाँ पर आपको शब्दों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि कौन सा शब्द कहाँ पर यूज़ किया जाता है। शब्दों को गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पूरे के पूरे आंसर का मतलब चेंज हो जाता है। इस वजह से, और जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, उसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है। तो इस वजह से बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बताया गया है आपका अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, यानी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आता है इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत आसान है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में आता है आपका वॉइड अग्रीमेंट। इसके बाद में आता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में आता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में आता है आपका इलीगल एग्रीमेंट। एक और होता है अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, उसको ही बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखो मेन ये 5 कैटेगरी हैं, और की मेन 5 क्या, मेन 4 कैटेगरी हैं, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। अब देखो ये देखने में सब सिमिलर हैं, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, लेकिन सबका मतलब अलग अलग होता है। अब देखते हैं, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में क्या आता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी कि जितने भी हम लोगों ने सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट पढ़े हैं, जो जितने भी हम लोगों ने सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आसान सी चीज़ है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉइड। तो सबसे पहले तो वॉइड का मतलब समझो। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 0, यानी कि नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड यानी जिसकी वैल्यू 0। अब यहां पर देखो वॉइड के आगे क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये जो अग्रीमेंट है यही 0 है। अब आप खुद सोचो कि जब एग्रीमेंट ही 0 है, यानी कि ये एग्रीमेंट बनते ही 0 हो गया, तो इसका मतलब ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब ये अग्रीमेंट बनते ही वॉइड हो गया, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वॉइड है स्टार्टिंग से ही, ये वॉइड है स्टार्टिंग से ही, यानी कि इसको बोलेंगे वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। अब इसको लैटिन टर्म में बोलते हैं बेटा वॉइड एबिनिशियो। एबिनिशियो का मतलब क्या होता है, एबिनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, और वॉइड का मतलब आपको पता ही है। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी वॉइड एग्रीमेंट लिखा हो, तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कोर्ट में इन्फोर्सिएबल ही नहीं है, उसको आप कोर्ट में ले ही नहीं जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि बेटा वो एग्रीमेंट बनते ही वॉइड हो गया, शुरुआत से ही उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब देखो दूसरे में क्या लिखा हुआ है, वॉइड। यहां पर भी वॉइड का मतलब यही होगा, ठीक। लेकिन यहां पर वॉइड के आगे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वॉइड हुआ है। इसका मतलब जब ये एग्रीमेंट बना था तब ये बिल्कुल सही था,
इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी रही होगी, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब जब एग्रीमेंट बना तब सही था, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी थी, तभी जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में ये वॉइड हो रहा है, तो इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वॉइड हो रहा है तो इसका मतलब ये कभी भी वॉइड एब इनिशियो नहीं था। जबकि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड एब इनिशियो नहीं था। ये जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब सब कुछ सही था, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई बेटा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। अब किसी भी वजह से गवर्नमेंट ने कानून चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, कुछ भी चेंज कर दिया। जैसे सपोज करो कि एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने बी को बोला कि भाई 28 जनवरी 2026 को मैं तुम्हें 500 kg शुगर सप्लाई करूंगा 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। सारी चीज़ें सब कुछ ठीक, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं, ठीक। अब अचानक से 26 तारीख को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लगा दिया कि भाई आज के बाद, आज रात 12 बजे से कोई भी आदमी प्राइवेटली शुगर को डील नहीं कर पाएगा। अब शुगर सप्लाई कब करनी थी, 28 तारीख को करनी थी, यानी कि परफॉर्मेंस कब करनी थी, 28 तारीख को। 26 तारीख को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब इस प्रॉमिस को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड हो गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड हो गया है, ठीक। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब सब कुछ सही था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो गया, उसको बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये भी सही था, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, ये बेटा वॉइड एबल है। वॉइड एबल को समझो, ये वॉइड कराने के लिए एबल है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एबल है। एबल का मतलब कैपेबल है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल है, किस चीज के लिए कैपेबल है, वॉइड होने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अग्रीव्ड पार्टी हैज ऑप्शन टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक पार्टी के पास में ये ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवा सकती है। तो मैंने क्या बोला, अगर चाहे तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर पार्टी ने कैंसिल करा दिया तो ये वॉइड होगा, अगर कैंसिल नहीं कराया तो फिर ये वैलिड होगा। मेरी बात समझ में आ रही। अब ये वॉइडेबल कब होता है, देखो जब फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, जब फ्री कंसेंट मिसिंग होती है। सेक्शन 14 क्या बोलता है, अगर कहीं पर भी कोअर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि भाई ये कंसेंट फ्री नहीं है। तो वहाँ पर जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है उसके पास में एक ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए के पास में एक प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू है 5 करोड़ रुपए की, ठीक। अब मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन मिस्टर ए बेच नहीं रहे। एक बार मिस्टर बी ने मिस्टर ए के सर के ऊपर गन लगाई और बोला कि भाई 2 करोड़ रुपए में ये प्रॉपर्टी तुम मेरे को बेच दो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा। अब मिस्टर ए के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि भाई, इनको लग रहा है कि या तो प्रॉपर्टी बेचो या खुद जाओ। तो इन्होंने सोचा है जिंदा रहेंगे तो और प्रॉपर्टी बना लेंगे। इन्होंने क्या किया, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ में सेल कर दिया। अब उस समय तो मजबूरी थी, साइन भी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब ये दुनिया की नज़र में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। भाई मिस्टर बी ने मिस्टर ए को डराया तो ये बात या तो बी को पता है या तो ए को पता है। दुनिया की नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोर्ट की नज़र में भी अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि कोर्ट को थोड़ी ना पता है। अब बाद में
मिस्टर ए को लगा कि यार ये तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। उसके बाद में मिस्टर ए गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के ए ने बोला कि सर देखिए इन्होंने मेरे सर के ऊपर गन लगाई थी और गन लगा करके इस डॉक्यूमेंट में साइन करवा लिया, इसमें मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना चाहता हूँ। तो कोर्ट जब देखेगी कि यार वाकई में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ रुपए में बेचा गया है, तो कहीं ना कहीं ए के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी। तो बेटा वही चीज़ है यहाँ पर अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है उस पार्टी के पास में ऑप्शन होता है कि वो अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है। मेरी बात सबको बात समझ में आई? इसीलिए बोलते हैं वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कराने के लिए एबल है। डन है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। अब नेक्स्ट आता है आपका इल्लीगल एग्रीमेंट। अब देखो यहां पर भी इल्लीगल के आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर भी इल्लीगल के आगे क्या लिखा हुआ है, इल्लीगल के आगे लिखा हुआ है एग्रीमेंट, यानी कि ये भी एग्रीमेंट बनते ही वॉइड हो गया, यानी ये भी क्या होगा बेटा, वॉइड अब इनिशियो। ये भी क्या है, ये भी वॉइड अब इनिशियो है। लेकिन अब यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, इल्लीगल। भाई इल्लीगल काम अगर करोगे तो जेल भी तो जाना पड़ेगा, तो यानी कि ये वॉइड अब इनिशियो तो है, प्लस इसमें पनिशमेंट भी मिलती है, प्लस इसमें पनिशमेंट भी मिलती है। अब देखो वॉइड एग्रीमेंट और इल्लीगल एग्रीमेंट में क्या फर्क है, दोनों अगर सिमिलरिटी पूछी जाए तो दोनों वॉइड अब इनिशियो होते हैं, लेकिन इल्लीगल एग्रीमेंट में पनिशमेंट भी मिलती है, वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं मिलती है। ये डिफरेंस होता है, ये सिमिलरिटी है और ये डिफरेंस है। समझ में आया सबको? अब एक बात थ्योरी पे आते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आसान है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय लॉ इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, राहुल ऑफर्स टू मैरी रितु, रितु एक्सेप्ट राहुल्स ऑफर, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, आगे देखो। अब देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखो सेक्शन 2 क्लॉज जे, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्स। सीजेस का मतलब टू स्टॉप, यानी जिसको लॉ में इन्फोर्स कराने से रोक दिया जाता है। क्यों? बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। तो जैसे ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में इन्फोर्स कराने से सीज कर दिया जाता है, वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। The term void contract appears contradictory, but it is nice way of describing a situation where a contract is valid in the beginning. तो ये शुरुआत में सही था, but becomes void subsequently, लेकिन बाद में आकर के void हुआ है। Note that a contract becomes void, it is never void ab initio। तो बेटा कभी भी ये void ab initio नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राहुल ऑफर्स टू मैरी रितु, रितु एक्सेप्ट राहुल ऑफर, तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, रितु डाइज, बाद में शादी से पहले रितु की डेथ हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। डन है सबको? आगे देखो वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मैंने क्या मतलब बताया, वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही ये वॉइड है। देखो अ वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो बेटा इसको लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज जी, an agreement not enforceable by law is said to be void। A void agreement is void ab initio। Void ab initio meaning it is void from the very beginning irrespective of the consent of the parties। भले ही दोनों पार्टीज की कंसेंट हो, लेकिन कभी भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखो, a minor agrees to sell his property to B since a minor is not competent to contract, दिस एग्रीमेंट इज अ वॉइड। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि कैपेसिटी टू पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए और माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इस वजह से ये वॉइड एब इनिशियो है। अब देखिए कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट के। तो सबसे पहले लॉ में इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, कोई भी लीगल राइट्स, कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी, इनवैलिड होगा शुरुआत से ही। कंसेंट ऑफ पार्टीज का कोई भी मतलब नहीं होता, फ्री कंसेंट भी इसको कभी भी वैलिडेट नहीं कर सकती। कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती, कोई भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं है। रेस्टिट्यूशन बेनिफिट का मतलब यू कैन नॉट रिकवर, इसको नोट कर लेना, यू कैन नॉट
रिकवर योर एडवांस पेमेंट, यानी कि अगर आपने कोई भी एडवांस पैसा दिया है तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, ये रेस्टिट्यूशन बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको मैं बता दूं, देखो वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि अगर कोई भी एडवांस पैसा दिया है तो वो वापस नहीं मिलेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि किसी की गलती थोड़ी ना है, ये तो हो गया वॉइड, किसी के हाथ में थोड़ी ना था, गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया तो किसी कोई गलती है। इसमें रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा, यानी जो भी एडवांस पैसा लिया वो वापस हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा, कोई भी एडवांस बेनिफिट लिया है, कोई भी पैसा लिया वो वापस हो जाएगा। इल्लीगल एग्रीमेंट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहाँ पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिलता है, कहाँ पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक। देखो अब नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को देखो, एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। तो देखो, जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है, जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है उसके पास में ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, जो गलत कर रही है उसके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, और अदर इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज आई, a contract brought about as a result of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation would be voidable at the option of the person whose consent was caused by any of these फैक्टर। तो जिसकी भी कंसेंट, कोअर्जन, कोअर्जन का मतलब जबरदस्ती करना, डराना धमकाना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि किसी ने सर के ऊपर गन लगा दी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना, फ्रॉड करना, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब की वजह से अगर किसी की कंसेंट ली गई है तो उसके पास में हमेशा ऑप्शन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। आगे देखो, इलीगल एग्रीमेंट, देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। अब कानून मना करता है किसी काम को करने के लिए, आप वही काम कर रहे हो, आप कानून के अगेंस्ट में जाओगे, लॉ के अगेंस्ट में जाओगे, तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इल्लीगल। तो भाई कानून के अगेंस्ट में जाओगे तो पनिशमेंट भी तो मिलेगी, इसी वजह से इसको बोला जाता है इल्लीगल। देखो, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट में भी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। इवन इससे अगर कनेक्टेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके कनेक्टेड अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी सब वॉइड हो जाते हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। मैंने आपको बताया सिमिलरिटी, वॉइड एग्रीमेंट भी वॉइड एब इनिशियो होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट भी वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो इसका मतलब जितने भी इलीगल एग्रीमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वॉइड। लेकिन हर वॉइड इलीगल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इलीगल में पनिशमेंट नहीं, सॉरी, हर वॉइड इलीगल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वॉइड में पनिशमेंट नहीं होती है, इलीगल में पनिशमेंट होती है। देखो, बट ऑल void agreements और contracts are not necessarily illegal। अब देखो, contract to commit crime obviously illegal है, contract that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature। डन है। अब उसके बाद में देखो छठा, अनइन्फोर्सेबल, ये मैंने नहीं बताया था, अब मैं बता देता हूँ। देखो वैसे तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाओ, लैंड हो गया, फ्लैट हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो उसके लिए राइटिंग में होना कंपलसरी है, राइटिंग में होना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, स्टैम्प ड्यूटी पेड कंपलसरी। तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए लॉ में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लीगल डिफेक्ट है, यानी कि उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं है, तो वो अनइन्फोर्सेबल हो जाता है, यानी कि कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर आप एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे दिखाते हो तो कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर उसमें से वो लीगल डिफेक्ट दूर कर दोगे तो फिर कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है। देखिए, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग, बार बाय लिमिटेशन एक्सेट्रा, वन और बोथ ऑफ द पार्टीज कैन नॉट sue अपॉन इट, तो उसके ऊपर सूट फाइल नहीं हो सकता। इन सम केसेस सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड इफ देयर टेक्निकल डिफेक्ट्स आर रिमूव। तो जब उसका टेक्निकल डिफेक्ट दूर हो जाएगा उसके बाद में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हो।
अब देखिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए आपके अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। अब नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन समझो। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं तो देखो एक हो गया बेटा एक्सप्रेस, एक हो गया इम्प्लाइड। इम्प्लाइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, एक हो गया टैसिट और एक हो गया क्वासी। अब देखो फॉर्मेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, कॉन्ट्रैक्ट बनने के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो, भले ही वो ओरल हो और राइटिंग में हो, चाहे वो ओरल हो चाहे वो राइटिंग हो, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो उसको बोला जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो बोल करके चाहे वो लिख करके। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी हम यहां पर कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, या हम कोई कंडक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कोई शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून कहता है यहां पर, लॉ कहता है यहां पर कि भाई आपकी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, तो उसको भी माना जाता है इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टैसिट, क्वासी। टैसिट का मतलब क्या होता है, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी यहां पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, हम कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। क्वासी का मतलब बाय लॉ, यहां आप चाहो या ना चाहो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है, उसको बोला जाता है क्वासी। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, अभी क्वासी को और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरी बात सबको समझ में आई? तो दो कैटेगरी हो गई बेटा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो अब देखो अब ये इसको एक्सेप्ट करना अक्सर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इसको पहले मैं बताता हूँ बाय कंडक्ट कैसे होता है। बाय कंडक्ट का देखो मतलब क्या हुआ, जहां पर कुछ बोला नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा, हम कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर बाई चांस मान लो एटीएम मशीन है, आप एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए जाते हो, तो क्या कोई आपको बुलाता है क्या, कोई राइटिंग में एग्रीमेंट हुआ है क्या? नहीं, हम सीधे गए, एटीएम निकाला, एटीएम मशीन में डाला, ये हम क्या कर रहे हैं, ये कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। आप बस में ट्रैवल करते हो, रेलवे में ट्रैवल करते हो, आपने बस का टिकट खरीदा, बस में जाकर के बैठ गए, क्या है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो जहां पर हमारी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, हमारे पास में कुछ अधिकार भी आ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ क्यों हो रहा है, हमारे कंडक्ट की वजह से हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टैसिट। मेरी बात समझ में आई? और एक्सप्रेस का मतलब तो आसान है, बोल करके या लिख करके। तो चलो एक बार थ्योरी देखते हैं। देखिए एक्सप्रेस, these contracts are made by words either spoken or written, section 9, as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express। तो जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो उसको बोला जाएगा एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब देखो, when a proposal or acceptance is made otherwise than in words, तो शब्दों के अलावा, एग्जाम्पल, a transport company runs buses on different routes to carry passenger, this is implied offer by company, X boards a bus, this is implied acceptance by X, now there is an implied contract। तो बस एक ही रूट पर चलती है, तो इसका मतलब बस एक इम्प्लाइड ऑफर है। हम बस में जाकर के बैठे, टिकट खरीदा, तो इसका मतलब हमने बस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर कोई भी आदमी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ऑफर भी बाय कंडक्ट हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी बाय कंडक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कंडक्ट ही क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अब देखो टैसिट, मैंने बताया कि टैसिट और क्वासी को इम्प्लाइड के अंदर ही यूज करते हैं। व्हेन इट हैज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, देखो ऑब्टेनिंग कैश थ्रू ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मैंने अभी आपको एटीएम का एग्जांपल दिया। सेल बाय फॉल ऑफ हैमर ऑफ एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल नीलामी होती है, नीलामी में कैसे सेल होती है, 1 2 3, तो जैसे ही उसने फॉल ऑफ हैमर किया, हथौड़ा नीचे गिराया, वैसे ही सेल कंप्लीट हो गई। तो जैसे उसने फॉल ऑफ हैमर किया वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो यहां पर भी कंडक्ट हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझना, क्वासी वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वासी वर्ड का मतलब होता है सेम एज,
सेम एज, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैसा, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम नहीं हो लेकिन तुम्हारे जैसा है, सिमिलर टू। ठीक, तो अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा, यानी कि ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है रियल कॉन्ट्रैक्ट? रियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है, ना तो ऑफर है, ना ही एक्सेप्टेंस है, ना ही अग्रीमेंट है, बस केवल एक चीज़ है, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। तो देखो, आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर क्रिएटेड नाइदर बाय वर्ड्स स्पोकन, तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है, ना लिखा गया है, नॉर रिटन, नॉर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज कुछ ऐसा कंडक्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बट दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के थ्रू क्रिएट होता है। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। इफ मिस्टर ए लीव्स हिज गुड्स एट मिस्टर बी शॉप बाय मिस्टेक, अब मिस्टर ए अपने कुछ सामान को मिस्टर बी की शॉप पर गलती से भूल गए। अब आप सोचो कि अगर हम कोई भी सामान गलती से कहीं पर भूल जाएं, तो भाई जिसके यहाँ भूले हैं तो उसको ये चाहिए ना कि वो गुड्स हमको वापस करे, उसकी यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है ना, आपका सामान गलती से किसी और के यहाँ चला गया, तो भाई जिसके यहाँ गया है तो उसकी ऑब्लिगेशन है ना कि वो आपको गुड्स वापस करेगा। देखो, देन इट इज़ फॉर मिस्टर बी टू रिटर्न गुड्स और टू कॉम्पनसेट द प्राइस। तो भाई अगर आपने मेरे गुड्स को यूज़ कर लिया है तो आप मेरे को पैसा दोगे, गुड्स को यूज़ नहीं किया है तो मेरे गुड्स वापस करोगे, और अगर नहीं किया तो मेरे पास में राइट है ना कि मैं आपको स्यू कर सकता हूं। तो बेटा यहां पर भी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, यहां पर भी राइट्स हो रहे हैं, लेकिन विदाउट ऑफर, विदाउट एक्सेप्टेंस, विदाउट एग्रीमेंट, ओनली एंड ओनली इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। देखो, these contracts depend on the principle that nobody will be allowed to become rich at the expense of other। अब देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है कोई भी आदमी किसी दूसरे के पैसों से अमीर नहीं बन सकता, कोई भी आदमी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से रिच नहीं हो सकता, कोई भी आदमी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकता। इसी प्रिंसिपल पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। डन है सबको यहां तक? आगे देखो, ई कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो इंटरनेट के थ्रू बनते हैं। ठीक है, देखो, एन ई कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज इंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज वाया इंटरनेट। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ईमेल वगैरह के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसको बोला जाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो चलो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इसको बेटा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अभी इसी में ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाना है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक रिवाइज करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।